वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तराखंड का जिला अध्ययन जिसमें हम लोग चमोली जनपद को कवर कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 पार्ट कवर कर लिए हैं। ठीक है। और पिछले सारे तीनों पार्टों को आपका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। और तीनों पार्टों में हम लोग जो चीज़ कवर करी थी वो हम स्टार्टिंग से लेकर चले थे उत्तराखंड के मैप, और उसमें चमोली जनपद से साथ ही इतिहास को देखा था, भौगोलिक स्थिति हम लोग कवर किया था, सारे नेशनल हाईवे कवर किए थे। और बहुत ही प्रमुख पर्यटक स्थल को कवर करते हुए हम लोग प्रमुख मंदिरों तक भी पहुंचे थे। और मंदिरों के बाद हम लोग प्रमुख मेले भी हम कवर कर रहे थे। ठीक है। तो एक एक करके सारी चीज़ हम लोगों को देखी। ग्वालदम, ग्वालदम का बागान, ये सब चीज़ हमने देखी थी। ठीक है। तो लास्ट जो क्लास में हम लोग ने आपको छोड़ा था वहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये 2 मेले कवर किए थे, नौठा कार्तिक मेला और अठवाड़ मेला। ठीक। और तिमुंडा मेला तो कवर हम कर चुके हैं। ठीक। इससे हम आगे बढ़ना चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले ये देखिए, आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण एक मेला या महोत्सव कह सकते हो, जो मतलब उत्तराखंड के मतलब एक हम लोगों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है। तो मैं बात करना चाह रहा हूँ रम्माण महोत्सव की। ठीक है। उत्तराखंड में बहुत ही प्रमुख महोत्सव मनाया जाता है चमोली के सलूड़ गांव में। ठीक है। 2 चीज़ें आप याद रखेंगे, कहाँ मनाया जाता है, चमोली में सलूड़ गांव में मनाया जाता है। और अप्रैल माह में 11 से 13 दिन तक आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसे मुखौटा नृत्य भी कहा जाता है, और ऐसे ही एक हिल यात्रा उत्सव है पिथौरागढ़ में, उसे भी मुखौटा नृत्य कहा जाता है। ये 2 चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा, इसका किस प्रकार से इसका आयोजन किया जाता है और इसका इतिहास क्या है, पहले थोड़ा सा वो जान लेते हैं। ठीक है। तो मैं उसके इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, जब मध्यकाल में, जब आपको जानते होंगे सनातन धर्म का प्रभाव कम हो रहा था, तो आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसका बीड़ा उठाया था किस तरह से भारतीयों में नव जागरण का संचार करने के लिए। ठीक है। तो उसी प्रकार गुरु शंकराचार्य जी ने 4 धामों की स्थापना भी करी। वो उत्तराखंड भी है, उसमें से एक प्रमुख धाम बद्रीनाथ धाम भी स्थापित किया था। ठीक है। ये भी आप जानते हैं। और फिर क्या हुआ, तो बद्रीनाथ के जो जोशीमठ है, जोशीमठ के आसपास शंकराचार्य के उस शिष्य जो थे, अपने धर्म प्रचार काम में लग गए। ठीक है। और हिंदू जागरण के लिए गांव में जा जाकर अनेक प्रकार के जो हमारे पौराणिक प्रथाएं थी, मान्यता थी, ठीक है, उनको मुखौटों के माध्यम से लोगों में चेतना जगाने का प्रयास किया। ठीक है। उसी चेतना से ये जो रामायण के जो प्रसंग है ना, रामायण के जुड़े प्रसंगों को रामायण उत्सव के नाम से जाना जाता है। और बाद में धीरे धीरे इन लोगों में, समाज में, यह उत्सव अभिन्न अंग बन गया। ठीक है। तो लेकिन रामायण का मंचन जो हम जैसे नॉर्मल रामलीला होती है हमारे, उस प्रकार हम इसका मंचन नहीं करते, इसका अलग ही तरह से होता है। ठीक है। देखिए, विभिन्न प्रकार के मुखौटे पहनकर, ठीक है, और अलग अलग इसमें एक्टिविटीज होती है। ठीक है। तो आपका देखिए, रामायण का पाठ एक उत्सव के रूप में तथा अलग ही शैली में किया जाता है। ठीक है। नॉर्मल अगर आप जाएंगे और आप देखेंगे कि ये कौन कौन सी घटनाएं घटनाएं सारी रामायण की होती हैं, लेकिन आपको रिलेट करना मुश्किल होगा अगर आपको कोई ब्रीफिंग करने के लिए वहाँ कोई बैठा है, समझाने के लिए बैठा है, क्योंकि एक तो क्षेत्रीय भाषा में होता है। ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको कोई ब्रीफिंग करने बैठा तो आपको उस चीज़ रिलेट कर पाएंगे, हाँ रामायण में ये घटना घटी थी। ठीक है। जैसे लंका दहन हो गया, या आप मान के चलिए कि रामायण का भगवान राम का पुल बनाना, इस प्रकार आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ठीक है। तो इसी प्रकार एक चित्र आपके सामने, ये देखिए मुखौटा किस प्रकार एक कलाकार इसको प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है। और इसके बारे में जान लेते हैं। अब रामायण महोत्सव में कुछ अलग प्रकार के मतलब नृत्य किए जाते हैं। ठीक है। तो खाली रामायण का पाठ भी नहीं किया जाता, अलग अलग आप संगीत भी बजाए जाते हैं, अलग नृत्य भी किए जाते हैं, भजन कीर्तन भी गाए जाते हैं। उन्हीं में कुछ प्रमुख नृत्य है, जैसे आपको पता है कि गोरखाकालीन हमारे यहाँ पर आक्रमण हुआ था, गोरखा का शासन रहा था। उसी में एक कला है मालमल। तो जो गोरखा युद्ध की जो शैली दिखाई जाती है, तो वो मालमल के माध्यम से दिखाई जाती है। ठीक है। एक बोला जाता है म्योर मुरैण। ठीक है। ये हमारी गढ़वाली भाषा है। तो इसमें वन्य जीवों को जो आक्रमण होता है, उनका वर्णन किया जाता है, वन्य जीवों का जो आक्रमण। ठीक। एक बणिया बणियान, बणिया बणियान से आप बणिया टाइप का समझ सकते हैं। तो तिब्बत व्यापारियों का वर्णन किया जाता है, किस प्रकार तिब्बत के लोग यहाँ पर चमोली हमारे उत्तराखंड में आते थे, व्यापार करते थे। वो भी इन चित्रों के माध्यम से, विभिन्न प्रकार के नृत्यों के माध्यम से इसका वर्णन किया जाता है। बहुत ही सुंदर प्रदर्शन, अगर अगर मैं इसको इतना समय लेके कवर कर रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ठीक है। और साथ ही साथ इसकी इंपॉर्टेंस का एक और आपको देखना होगा कि वर्ष 2008 में, ठीक है, वर्ष 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में, वहाँ पर रामायण उत्सव का आयोजन किया गया था। तो यहाँ से उत्तराखंड से कलाकार गए थे, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। तो उसके बाद 2009 में यूनेस्को बहुत बड़ी बात है। ठीक है। यूनेस्को ने इसको रामायण को विश्व धरोहर घोषित किया गया। तो ये भारत के सम्मान की बहुत बड़ी बात है। ठीक है। और वर्ष 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर उत्तराखंड राज्य की ओर से रामायण की झांकी प्रस्तुत की गई थी। ये देखिए, उत्तराखंड की ओर से रामायण की झांकी, ये राजपथ पर चलती हुई आपको प्रतीत होगी। ये कौन से वर्ष में, वर्ष 2016 में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। और
ये देखिए कि किस प्रकार से अलग अलग कलाकार नृत्य करते हैं, गांव के लोग किस प्रकार इकट्ठे होते हैं। सिर्फ खाली उत्तराखंड के लोग ही नहीं, बाहर बाहर बहुत दूर विदेशों से भी लोग इस नृत्य को देखने के लिए आते हैं, इस महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। देखिए ये यह हमारे भगवान हैं, उनका उनका ये मुखौटा बनाकर इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है कि ठीक है, अलग अलग दिशाओं में इसको घुमाया जाता है और उसको प्रदर्शित किया जाता है। इसी प्रकार ये मुखौटे पहन के अलग अलग भाव भंगियाँ बनाकर अपना उसको वर्णन करना चाहते हैं रामायण के परिदृश्य, ठीक है। और ये देखिए कुछ कलाकार थोड़ा सा हनुमान जी या उसका रूप लेने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। पूरा हर चीज़ पारंपरिक तरीके से होता है, ठीक है, इसलिए इसको इतना ज़्यादा मान्यता दी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको रामायण के बारे में चीज़ें सारी समझ आ गई होंगी, ठीक है। इसका इतिहास और सारी चीज़ें आपको हमने कवर कर दी है, ठीक है। तो ये रामायण उत्सव हो गया। अच्छा, रामायण उत्सव के बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा आती है, ठीक है। यात्रा आती है उत्तराखंड में, नंदा राजजात यात्रा, ठीक है। नंदा राजजात यात्रा जो बेसिकली क्या है कि प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है और उत्तराखंड की बहुत ही प्रमुख यात्रा है, ठीक है। देखिए नंदा क्या होता है, नंदा देवी को, पार्वती माता को नंदा देवी कहा जाता है उत्तराखंड में, आप इसको समझिए, ठीक है। एक चमोली में नौटी गांव है, नौटी गांव से यह यात्रा शुरू होती है, ठीक है। और सबसे विश्व की सबसे लंबी धार्मिक पैदल यात्रा इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। देखिए किस प्रकार लोग छतौली लेकर नंदा देवी माता की जो मूर्ति है और उसका जो पूरा सा झांकी है उसको लेकर चलते हैं, और ये छतौली बोलते हैं। विभिन्न प्रकार के गाने बजाने, संगीत का कार्यक्रम रास्ते में होता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी यात्रा है। इसमें देखिए यह यात्रा लगभग 19 से 20 दिन के अंतर्गत पूरी की जाती है, और यह यात्रा 280 किलोमीटर की यात्रा है, ठीक है। और जाती कहाँ तक है, नौटी गांव से विभिन्न क्षेत्र होते हुए होमकुंड तक जाती है, ठीक है। चमोली में होमकुंड जगह है, वहां तक जाती है। अच्छा, इसमें एक बहुत ही मतलब आपका कह सकते हो कि आकर्षण का केंद्र एक और होता है, जिसे बोलता है चार सींग वाला खाड़ू, ठीक है, जिसे चौसिंगिया खाड़ू भी कहा जाता है लोकल भाषा में। मान्यता यह है कि जैसे ही नंदा देवी यात्रा की शुरुआत होने वाली होती है, उसी के गांव के आसपास एक चौसिंगिया खाड़ू का जन्म होता है, जिसके चार सिंग होते हैं, ठीक है। तो इसे आप मेढ़ा भी बोलते हैं, जो माता के आगे आगे चलता है, ठीक है। माता का डोला के लिए माता को इस प्रकार सजाया जाता है, विभिन्न प्रकार के मंत्रों का उच्चारण कर कर, ठीक है। होता क्या है कि जो नौटी गांव है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना कि नौटी गांव, ठीक है, नौटी गांव के जो लोग हैं वो नंदा देवी या पार्वती माता को अपनी बेटी के समान मानते हैं, ठीक है। पूजा तो करते ही करते हैं, बेटी की पूजा हमारे उत्तराखंड में या पूरे भारतवर्ष में होती है, परंतु उसको, बेटी को, माता पार्वती को बेटी का रूप मानते हैं कि वो बेटी है हमारी, और नौटी गांव उसका मायका है, नौटी गांव मायका है, ठीक है। और होमकुंड का है, होमकुंड उनकी ससुराल है, मतलब भगवान शिव का निवास है। तो माता पार्वती अपने मायके में आई हुई है अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने माता पिता से, और उसको अपने ससुराल छोड़ने की यात्रा है। अब आप समझ गए होंगे, ये 280 किलोमीटर की यात्रा है और ये पैदल यात्रा की जाती है, ठीक है। इस प्रकार से लोग जाते हैं। और अगली बात तो बताता हूँ कि अंतिम पड़ाव जो मैं आपको बता चुका हूँ, होमकुंड में जो खाड़ू होता है वो अकेले हिमालय को निकल जाता है और लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं। और होमकुंड कहाँ पर है, त्रिशूल पर्वत की तलहटी में बसा हुआ। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं माता का ये किस प्रकार से पूरे तरह सजाया गया माता को, और ये लोग किस प्रकार से जा रहे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, चित्रों के माध्यम से, ठीक है। और एक आपको मैं बात और बताना चाहता हूँ, जो नौटी गांव है, ठीक है, और नौटी गांव के जो लोग हैं वो, उनका जो यहाँ पर रहने वाले हैं, नौजवान या कहने वाले हैं, वो इस यात्रा का नेतृत्व करते हैं। क्योंकि जो कासवा गांव है वहीं के पास 900 के नौटी का जो कासवा गांव है, वो के वो अपने आप को गढ़वाल जो नरेश अजय पाल के छोटे भाई का वंशज मानते हैं, इस वजह से वो इसका नेतृत्व करते हैं हर साल, ठीक है। तो इस प्रकार से यात्रा कई दुर्गम रास्तों से होते गुजरती है, यात्रा आसान नहीं होती है, ठीक है। देखिए एक यहाँ पर श्रद्धालु ने नंगे पैर चल रहे हैं, और इस प्रकार के पत्थरों पर नंगे पैर चलना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत दुर्गम घाटियाँ हैं वहाँ पर। तो ये है नंदा राजत यात्रा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको नंदा राजत के बारे में चीज़ें समझ के आ गई। यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं कि नौटी गांव से कहाँ चलती है, होमकुंड तक चलती है, चार सिंह चौसिंगा खाड़ू का इस्तेमाल किया जाता है इसको, मतलब उसके यात्रा के लिए। और साथ ही साथ होमकुंड कहाँ पर बसा हुआ है, त्रिशूल पर्वत की श्रेणी में बसा हुआ है, ये आपको चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। अच्छा, ये थी नंदा यात्रा। एक मेला स्किप हो गया, उसको भी मैं कवर कर लेता हूँ, जो हमने रामायण से पहले मेला छूट गया था हमारा, ठीक है। जो मेला कौन सा था, कुलसारी मेला। तो इसके बाद हमारे मेले सारे कवर हो जाएंगे और महोत्सव भी कवर हो जाएंगे, ठीक है। कुलसारी कुलसारी का सूर्य मंदिर मैं आपको दिखा चुका हूँ, तो ठीक है। तो थराली ब्लॉक में कुलसारी मेले का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से यह किसानों का मेला है, ठीक है। बैसाखी के पर्व पर कुलसारी और पंती नारायण बगड़िया बगल में गांव है, तो इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो फिर किसान मेले के आपसे एक तरह से आप देख सकते हो कुलसारी का मेला। और कुलसारी के सूर्य मंदिर से आप तो आराम से याद रख सकते हैं कि कुलसारी कहाँ है, चमोली में स्थित है,
ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिए, रामायण महोत्सव, नंदा राज्य, ये सारी चीज़ें कवर कर ली। आज आज हम लोग बहुत ही और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें कवर करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं हम चमोली जनपद के प्रमुख दर्रे देखेंगे, फिर चमोली जनपद के कुछ ग्लेशियर देखेंगे और आज नदी तंत्र भी कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और ठीक है, तो पहले देखते हैं चमोली जनपद के प्रमुख दर्रे, ठीक है। अच्छा, चमोली जनपद का अगर आप मैप देखेंगे तो अगर आप चमोली जनपद का मैप देखते हैं तो जो इसकी जो सीमा है ना वो इस प्रकार साझा होती है। इधर तो चीन है, तो कुछ दर्रे आपको चीन और चमोली जनपद में मिलेंगे। यहाँ चीन हो गया, ठीक है, तो कुछ दर्रे आपको इस प्रकार मिलेंगे। कुछ दर्रे पिथौरागढ़ और चमोली को कनेक्ट करते हैं, कुछ दर्रे चमोली और बागेश्वर को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और कुछ दर्रा उत्तरकाशी और चमोली को कनेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से ये दर्रे कनेक्ट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन सा दर्रा किस प्रकार किसको कनेक्ट करता है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूं आपको चमोली और बागेश्वर के बीच में दर्रा, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है चमोली और बागेश्वर के बीच में, जिसे कहा जाता है सुंदर ढूंगा दर्रा, ठीक है। यहाँ देखिए सुंदर ढूंगा दर्रा का चित्र भी आपके सामने ऐड है, ठीक है। ये सुंदर ढूंगा दर्रा दर्रा क्या होता है? दो बड़ी पहाड़ियों के बीच को जोड़ने वाला एक रास्ता, ठीक है, रास्ता होता है, उसे ही दर्रा कहा जाता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर दृश्य है, ये सुंदर ढूंगा दर्रे का, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज़ को कवर किया है, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखेंगे सुंदर ढूंगा दर्रा, ओके। और दूसरा है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में, मैंने आपको जिस प्रकार बताया चमोली और पिथौरागढ़ में कुछ काफ़ी सारे दर्रे हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। अगर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं तो वो भी याद कर लेंगे, ठीक है। तो लातू धुर्रा, टोपी धुर्रा, मारचोक और बाराहोती, ठीक है। तो ये आपके चार दर्रे हो गए, लातू धुर्रा, मारचोक, टोपी धुर्रा और बाराहोती। धुर्रा से आप समझ जाएंगे, ठीक है, धुर्रा दर्रा को बोला जाता है जो तिब्बती भाषा में। तो यहाँ पे आपको समझना है। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक याद करनी है तो आप याद कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक मैंने कहीं पढ़ी थी, वो मुझे अच्छी लगी तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो वो है 12 मार्च को जाऊँगा, 12 मार्च को जाऊँगा, 12 मार्च को जाऊँगा और टोपी लाऊंगा, और टोपी लाऊंगा। इस प्रकार आप याद सकते हैं। 12 से 12 बाराहोती, मार्च से मार्च योग याद कर सकते हैं, ठीक है। टोपी से टोपी धुरा याद सकते हैं, और लाऊंगा से लातू धुर्रा। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, अगर वैसे मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा, आप इसको नोट कर लीजिए। 12 मार्च को जाऊंगा, टोपी लाऊंगा, ठीक है। तो 12 से बाराहोती, ठीक है, मार्च से मार्च योग, टोपी से टोपी धुरा और लाऊंगा से लातू धुरा। ये चार बहुत आसान भी है, आपको जैसे याद करना इजी रहे तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा दर्रा? चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में जो स्थित दर्रे हैं वो आपने जिक्र कर लिया, ठीक। अब आता है कि चमोली और तिब्बत के बीच में काफ़ी सारे दर्रे हैं, जो लगभग मैंने 10 कवर किए। दर्रे तो बहुत सारे, लेकिन 10 महत्वपूर्ण दर्रों को हमने कवर किया है, ठीक है। और इन दर्रों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, और इसके बाद इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी है। अगर आपको पसंद आए तो आप नोट कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी खुद की आप शॉर्ट ट्रिक डेवलप कर सकते हैं। नीति और माणा दर्रा का तो आप बड़े अच्छे से सुना होगा, ठीक है। नीति और माणा दर्रा कहाँ है? जैसे नीति, माणा, और एक आपने पिथौरागढ़ में सुना होगा, ठीक है, जहाँ से हम लोग कहाँ जाते हैं? तिब्बत की यात्रा करते हैं, तिब्बत चीन की तरफ जाते हैं, कैलाश मानसरोवर यात्री वहाँ से जाते हैं। वो कौन सा दर्रा है? मैं लिपू लेक दर्रे की बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी लिपू लेक हमें पिथौरागढ़ में पढ़ना, तो हम चमोली के कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो नीतिमण आप याद हो गया। इसी प्रकार किंगरी बिंगरी, म्यूडार दर्रा, ये चार दर्रे आपको लाइन से आपको याद करने होंगे। फिर बाकी सलसला, कोई दर्रा, बालचा दर्रा, घाट रलिया दर्रा, ठीक है, तंजुन दर्रा, चोरहोती दर्रा। तो इस प्रकार ये 10 दर्रे जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके चमोली और तिब्बत के बीच में जोड़ते हैं, ठीक है। इनको याद करने की शॉर्ट ट्रिक डेवलप करी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप याद कर सकते हैं। वैसे भी अगर आपकी खुद की शॉर्ट ट्रिक है तो आपको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने लाइन से लिख दिए सारे दर्रे नीचे, और ये शॉर्ट ट्रिक है। देखिए गलत मत समझिएगा, ठीक है। साले हम नॉर्मल भाषा में यूज कर रहे हैं अपने याद करने के, ठीक है। तो जैसे नॉर्मल किसी को प्यार से भी साला बोल देते हैं और गुस्से में भी बोल देते हैं, तो उससे आप याद रखिए, साले कोई चोर मुंडा, साले कोई चोर मुंडा किंग की नीति नहीं माना तो तन से बाल घाट सब निकाल दूंगा। बात समझिए, ठीक है। तो यहाँ से साले कोई चोर मुंडा किंग की नीति नहीं माना, 2-3 बार अगर बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। साले कोई चोर मुंडा किंग की नीति नहीं माना तो तन से बाल घाट सब निकाल दूंगा। घाट की जगह बाल खाल होना था, लेकिन मैंने घाट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। साले से हो जाएगा सलसला दर्रा, कोई से हो जाएगा कोई दर्रा, चोर से चोर होती हो जाएगा, मुंडा से म्यूडार दर्रा हो गया, किंग से किंगरी बिंगरी दर्रा हो गया, नीति से नीति दर्रा हो गया, माणा से माणा दर्रा हो गया, तन से तंजुन दर्रा हो गया, बालघाट से बालचा,
बाल से बालचा और घाट से घाट रलिया दर्रा, ठीक है। ये हमने इस तरीके से ट्रिक करी है। साले कोई चोर मुंडा किंग की नीति नहीं माना तो तन से बाल घाट सब निकाल दूंगा। एक गुस्से में बोल सकते हैं और प्यार से भी बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें तो आपको याद करने का आसानी होगी। अगर आपकी खुद की भी शॉर्ट ट्रिक है तो आप प्लीज शेयर करिएगा और उसको भी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये था कुछ दर्रे जो हमारे कहाँ चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित थे। अच्छा, एक दर्रा छूट रहा था जो हम कवर कर सकते हैं। उत्तरकाशी, उत्तरकाशी को मैंने यूके से लिखा है और चमोली के बीच में, तो वो एक कालिंदी नाम का दर्रा है, बहुत ही फेमस दर्रा है, एग्जाम में कई बार बना हुआ है कालिंदी दर्रा, ठीक है। तो ये तो आप याद रखेंगे शॉर्टरी के माध्यम से, एक कालिंदी दर्रा आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार आप जो कौन सा दर्रे याद रखेंगे जो हमने कवर करें, ये सारे दर्रे लातू धुर्रा चमोली पिथौरागढ़ के बीच में कौन से दर्रे थे, चार हमने ये कवर करे थे। इसको भी शॉर्ट ट्रिक हमने आपको बता दी है। दूसरी चीज़ ये जो आपके सुंदर ढूंगा दर्रा चमोली बागेश्वर के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इन चीज़ों को कवर कर लिया दर्रों को। अब देखिए कुछ प्रमुख हिमनद, ठीक है। हिमनद कौन से होते हैं? ग्लेशियर होते हैं, जहाँ से जब पर्वतों के ऊपर एक बहुत ही मोटी परत बर्फ की जम जाती है और धीरे धीरे वो बर्फ पिघलकर नदियों का रूप लेती है, उसे ग्लेशियर कहा जाता है। तो ये चमोली जनपद में आप ये 5 बहुत ही महत्वपूर्ण हिमनदों को याद रखेंगे। सतोपंथ ग्लेशियर, हिमनद को ग्लेशियर भी कहा जाता है। तो जैसे प्रकार ये देखिए सतोपंथ ग्लेशियर आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ठीक है। ये हम चित्र में कवर किया, ये सतोपंथ ग्लेशियर का ही चित्र है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर पहाड़ में बर्फ जमी हुई है यहाँ पूरी तरह से। अभी तो ये गर्मियों का मौसम है तो कम बर्फ है, लेकिन पूरा ही ढक जाता है, ठीक है। जब ये बर्फ पिघलती है तो पिघल के धीरे 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 यहाँ पर उसके आगे घाटी में आपका एक रूप ले लेती है, किसका? झील का या ताल का रूप ले लेती है, ये ताल का रूप ले लेती है। और जब ये ताल में पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है फिर उससे आगे ये नदी निकल जाती है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं आपका किस प्रकार से ग्लेशियर और ताल बनता है और आगे नदी बन जाती है। इसी प्रकार भागीरथी जो ग्लेशियर है वो भी कहाँ स्थित है? चमोली में। बद्रीनाथ तो आप अच्छे से याद रखेंगे, बद्रीनाथ धाम के याद से आपको याद आ जाएगा कि बद्रीनाथ धाम कहाँ पर स्थित है? चमोली में स्थित है। तो ऑब्वियसली ग्लेशियर भी यहीं स्थित होगा, चमोली में। इसी के साथ दूनागिरी, ये भी ग्लेशियर चमोली में स्थित है। हिप्रा बमक, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेंगे। ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। तो ये थे कुछ प्रमुख ग्लेशियर जो हमने चमोली में कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रमुख घाटियाँ। देखिए जब पहाड़ होता है ना, पहाड़ जब एक नियमित उसमें तो होता नहीं है, जैसे पहाड़ बना तो उसके बीच में ये जो क्षेत्र हो जाता है दबा हुआ क्षेत्र, इसे घाटी कहा जाता है। तो उत्तराखंड में बहुत सुंदर सुंदर घाटियाँ हैं, जैसे हमने फूलों की घाटी का नाम सुना होगा, वो भी चमोली में कवर करेंगे उसको। लेकिन उसी प्रकार एक दूसरी फूलों की घाटी जिसे कहा जाता है वो है चिनाब घाटी। जोशीमठ से कुछ दूर स्थित है, एक हरी भरी घाटी है जहाँ पे रंग बिरंगे फूल मिलते हैं आपको, तो इसे चिनाब घाटी कहा जाता है। ये आप चित्र देख सकते हैं चिनाब घाटी। अब देखिए किस प्रकार से ये है, ठीक है। तो ये चिनाब घाटी है दो पर्वतों के बीच में, और हरे भरे घास के मैदान और फूलों का, देखिए पूरा फूलों से लदा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। ये घाटी है, दोनों तरफ से आपको पर्वत दिख रहे होंगे, ठीक है। दोनों पर्वत से तरफ से पर्वत दिख रहे होंगे और बीच में आपको घाटी दिख रही होगी। ये पर्वत है, ठीक है, और बीच में देखिए घाटी कितनी सुंदर आपको दृश्य मिल रहा होगा, ठीक है। तो ये है कौन सी? चिनाब घाटी। उसी प्रकार एक घाटी है उर्गम घाटी, ठीक है। मैं आपको उर्गम घाटी के बारे में बताना चाहता हूँ। यहाँ पे उर्गम घाटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। उत्तराखंड के चमोली में जोशीमठ के पास एक सुरगम उर्गम घाटी है, ठीक है। हेलंग, हेलंग नामक क्षेत्र है, ठीक है, हेलंग नामक क्षेत्र है। और जो आपकी यहाँ पे एक नदी बहती है, जो हेलंग नामक स्थान है वहाँ से कल्पगंगा नदी एक निकलती है, अलकनंदा की सहायक नदी है, वहाँ तक जो घाटी है वो उर्गम घाटी है, ठीक है। और बहुत ही सुंदर क्षेत्र है। कल्पेश्वर जो आपने केदार पढ़ा था वो इसी से समीप ही स्थित है, ठीक है। तो एक उर्गम घाटी बहुत प्रमुख स्थान हो जाता है। और इसी के साथ ये चित्र भी आप देख सकते हैं उर्गम घाटी का, ठीक है, किस प्रकार से यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ और यहाँ पे तीर्थयात्री भी आते हैं, ठीक है। और एक नीति घाटी, ठीक है। नीति घाटी जो है धौली गंगा नदी के आसपास है, नदी तंत्र अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक तिम्बरसैंण महादेव की नामक एक पवित्र गुफा है। तिम्बरसैंण महादेव एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है, तिम्बरसैंण महादेव, ठीक है। तो ये हम कवर कर चुके हैं। और ये देखिए यहाँ पर आपको जो नीति आपने देखा होगा, माणा गांव के पास में ही है जो नीति घाटी, वहीं पे ही स्थित है। इस प्रकार से ये नीति घाटी स्थित है, ठीक है। और ये गांव के लोग हैं जो देखिए एक कितनी बहुत ही विकट कंडीशन होती है वहाँ पर। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं पहाड़ों में, हमें देख के 2-4 दिन 5 दिन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन बहुत कठिन है, ठीक है। जीवन कठिन होने के बाद भी यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं, बिल्कुल आप समझ लो कि सात्विक लोग और बहुत ही दिल के साफ लोग होते हैं, ठीक है। देखिए आमा कितनी मुस्कुरा रही है, जो भी है मतलब जो भी सुख सुविधा है, एक बहुत ही टूटी फूटी झोपड़ी है, फिर भी उसमें रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। और जो मिलता है, जो भी कमाते हैं खाते हैं, वो यहाँ पे अपना जीवन यहाँ पे किसी प्रकार से लोग करते हैं, ठीक है। तो आपने सुना होगा कि जो ज़िंदगी का जो तजुर्बा है ना, जो खाली पेट और खाली जेब सिखा देती है ना, वो आपको ना तो किसी सेमिनार में मिलेगा, ना तो किसी वो एक्सपीरियंस, ना तो आप किसी
किताब में मिलेगा। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कुछ चित्र आपको बताया। नीति घाटी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। ठीक है, और इसी के साथ ये जो नीति घाटी में जो गांव बसा हुआ है, यहीं पे आप कह सकते हो कि भारत का अंतिम गांव माणा गांव यहीं बसा हुआ है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा भारत की प्रथम दुकान। इस तरीके से ये गांव है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कवर करना चाहता हूँ नदी तंत्र को। थोड़ा समय आज ज़्यादा लगेगा क्योंकि फिर भी मैं नदी तंत्र को कवर करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए। आज नदी तंत्र अलग ही स्टाइल में आप पढ़ेंगे, आपको पक्का याद हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो चमोली जनपद में क्या है, मुख्यतः कौन सा नदी का तंत्र है, वो अलकनंदा नदी का तंत्र है। ठीक है, तो अलकनंदा नदी को पुराने ग्रंथों में देव नदी भी कहा जाता था। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। इसका जो उद्गम है ये चमोली के उत्तरी भाग में बिल्कुल टॉप में आपका एक सतोपंथ ग्लेशियर, जिसका मैंने आपको बताया था, सतोपंथ ग्लेशियर से होता है। और सतोपंथ ग्लेशियर के सामने ही जो ताल बन जाता है, जो आपको मैंने बताया था, उसे जैसे आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये सतोपंथ ग्लेशियर आपको दिख रहा है। ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर के बिल्कुल सामने ताल बन जाता है, एक ताल बन गया है। और उस ताल से कौन सा नदी का उद्गम होता है, अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ये सुंदर सी नदी जो आपको दिख रही होगी, ये अलकनंदा नदी है। ठीक है, अलकनंदा नदी हो जाएगी। ठीक है, और अलकनंदा नदी कहाँ तक जाती है, देवप्रयाग तक जाती है। देवप्रयाग कहाँ, टिहरी में है। टिहरी में देवप्रयाग में इसका संगम होता है भागीरथी नदी के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रमुख प्रयाग भी हम देखेंगे और उसके बाद नदी तंत्र को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा आज वीडियो लंबी बन सकती है, तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ से आपके अलकनंदा नदी शुरू होती है, चमोली जब कवर करते हुए प्रमुख प्रयागों से होते हुए, ठीक है, रुद्रप्रयाग टिहरी से निकलकर और जाकर देवप्रयाग अगर मैं इसको मार्क करता हूँ तो यहाँ पर आपके मिल जाती है किसके साथ, भागीरथी नदी के साथ, और फिर बाद में गंगा नदी का निर्माण करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम चित्र के माध्यम से। ठीक है, और एक मैंने बहुत ही एक अच्छे से तरीके से आपको चित्र बनाने का प्रयास किया समझाने का। और ये चित्र में मैंने आपको दो आपको चित्र दिख रहे होंगे। आप लोगों ने, नदी तो एक ही है, दो चित्र क्यों है, मैंने यहाँ पे इस सुविधा के माध्यम से इस नदी तंत्र को दो भागों में बांटा है। एक भाग में हम लोगों ने क्या कवर किया है, पहले भाग में कवर किया है कि देखिए जो पंच प्रयाग है ना, वो नदी, इस नदी पे बसे, पंच प्रयाग इस नदी पे बसे हुए हैं, तो वो किस प्रकार से कवर करें। खाली हम पंच प्रयागों को पहले कवर करते हैं, फिर बाकी जो सहायक नदियां उसको अलग कवर कर लेंगे, जिसको हमारा समझना आसान हो जाएगा। सब एक साथ मिक्स कर देंगे तो याद करना मुश्किल होता है। तो सबसे पहले मैंने कवर किया पंच प्रयाग नदी तंत्र। ठीक है, तो पंच प्रयाग में जो नदियां आती हैं वो कौन कौन सी मिलती हैं और कौन से प्रयाग पर स्थित है, तो उसको हम कवर करते हैं पहले। ठीक, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सतोपंथ ग्लेशियर है। ठीक है, ठीक है, सतोपंथ ग्लेशियर जिसको अभी हमने चित्र में देखा था, वही उसी के सामने सतोपंथ ताल बना हुआ है। ये पहाड़ है, ये ग्लेशियर है, इसी सामने ताल बन गया है और इस ताल को क्षीर सागर भी कहा जाता है। ठीक है, ये आप चित्र में देख रहे होंगे, इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। इसी से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो अलकनंदा चल रही है ना, इसी के साथ और भी नदियां बहुत सारी मिलती हैं, बट मैं फिलहाल कौन से कवर कर रहा हूँ इस चित्र में, सिर्फ प्रयाग, जो महत्वपूर्ण पांचों प्रयाग है उनके नाम और कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो सतोपंथ ग्लेशियर से अलकनंदा निकलती है और कहाँ पहुँचती है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, ये एकमात्र ऐसा प्रयाग है जो बिना आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, पहली चीज। और यहाँ पे किस नदी का संगम होता है, पश्चिमी धौली गंगा का। ठीक है, पूर्वी धौली गंगा अलग है, पश्चिमी धौली गंगा। तो पश्चिमी धौली गंगा ये कहाँ पे संगम करती है, विष्णु प्रयाग संगम करती है। आपको याद रखना होगा, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है विष्णु प्रयाग में किसका किसका संगम होता है, तो अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा का। ठीक है, उसके बाद हमारी अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है। ठीक है, कहाँ पहुंच जाती है, नंद प्रयाग में। ठीक है, अच्छा, इनके बीच में कुछ नदियां होंगी, वो अभी मैं कवर नहीं कर रहा, अभी अगले चित्र में कवर करेंगे, तो आप बड़े ध्यान से चलिएगा। फिलहाल हम प्रयागों को कवर कर रहे हैं। तो नंद प्रयाग पहुंचती है, तो यहाँ पर याद करना बड़ा आसान है। नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, नंदाकिनी नदी मिलती है, तो यहाँ पे आसानी से याद हो गया। इसके बाद एक तीसरा प्रयाग, पांचों प्रयाग के नाम भी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, ये पिंडर नदी मिलती है। ठीक है, तो पिंडर नदी कहाँ से आती है, ये बागेश्वर से आती है। जब बागेश्वर हो पढ़ेगा तो हम वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम पर कौन सा प्रयाग स्थित है, तो कर्णप्रयाग स्थित है। उसके बाद यहाँ पर रुद्रप्रयाग से, रुद्रप्रयाग जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये, और एक प्रयाग जिसे रुद्रप्रयाग भी कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट भी नाम से रुद्रप्रयाग है, तो कौन सी नदी संगम करती है, मंदाकिनी नदी संगम करती है। और मंदाकिनी नदी के बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे, रुद्रप्रयाग में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहीं पर हमें सिंपल यही जानना है कि रुद्रप्रयाग में कौन से नदी का संगम होता है, मंदाकिनी नदी का संगम होता है, और किससे होता है, अलकनंदा से होता है। कौन सा प्रयाग स्थित है, रुद्रप्रयाग स्थित है। और अंतिम प्रयाग जो मैंने आपको बताया था, भागीरथी नदी कहाँ संगम करती है, देवप्रयाग कहाँ है, टिहरी गढ़वाल में स्थित है, और यहाँ का संगम कर कर आगे क्या बन जाती है, गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो ये था पांचों प्रयाग के साथ में हमारा अलकनंदा नदी तंत्र को समझने का प्रयास। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ बता दी है। अब जो दूसरा चित्र मैं लेके आया हूँ, दूसरे चित्र में मैंने प्रयागों को नाम, उन प्रयागों का नाम नहीं लिखा है, ना ही उन नदियों का नाम लिखा है। ठीक है, तो सेम चित्र है बट चीज़ें अलग अलग है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, जो चीज़ मैंने
समझाने के लिए आसान करी है वो इस प्रकार है। अगर मैंने राउंड में ब्लैक मार्क को किया है तो वो प्रयाग आपको दिखाएगा और उसके अलावा अन्य प्रमुख स्थान दिखाएगा। तो देखते हैं किस प्रकार मैंने आपको प्रयास किया है यहाँ पे समझाने का। ठीक, देखिए जितने भी यहाँ पे गोल वाले आपको डॉट दिख रहे हैं ना, गोल वाले, ये वाले डॉट, ठीक है, ये सारे के सारे प्रयाग हैं। जैसे ये गोल वाले दिखा, ये गोल दिखा, ये गोल दिखा और ये गोल दिखा, ये सारे के सारे प्रयाग हैं। अब इन प्रयागों को हम ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं तो इसलिए मैंने इसके नाम नहीं लिखे। यहाँ पर क्या मेंशन किया है, जो अन्य प्रमुख नदियाँ हैं, ठीक है, तो दो पार्टों में बांट दिया। अब फिर से शुरू करते हैं ऊपर से। सतोपंथ ग्लेशियर जो अभी हमने पढ़ा था, और वहाँ पर इसे क्षीर सागर भी कहा जाता है। यहाँ पर एक चीज़, दो जानकारी और मैं ऐड कर दी कि इसे त्रिकोणी ताल भी कहा जाता है और वसुधारा जलप्रपात यहाँ पर स्थित है। जलप्रपात फिर से पढ़ेंगे हम लोग, उसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन वसुधारा जलप्रपात कहाँ पे स्थित है, यहीं पे सतोपंथ ग्लेशियर के पास में स्थित है। तो ये तो हो गया सतोपंथ ग्लेशियर और त्रिकोणी ताल जो क्षीर सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जब हम ये पढ़ रहे थे तो मैंने बोला कि नदी आती है और विष्णु प्रयाग में चली जाती है, लेकिन विष्णु प्रयाग में जाने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयाग है, वो पंच प्रयाग में नहीं कवर किया था, उसे केशव प्रयाग कहा जाता है। अब फिर से याद रखिएगा, केशव प्रयाग को पंच प्रयाग में काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कौन सी नदी संगम करती है, सरस्वती नदी। इसके बारे में हम पहले ही स्टार्टिंग सेकंड क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सरस्वती नदी कहाँ से निकलती है, देवताल झील से निकलती है, तो कौन सा केशव प्रयाग में संगम करती है। ठीक है, उसके बाद हम बढ़ जाते हैं बद्रीनाथ की तरफ, बद्रीनाथ धाम की तरफ। और आपको एक बात अच्छी लगेगी कि बद्रीनाथ धाम भी कहाँ बसा हुआ है, तो ऑब्वियसली अलकनंदा के तट पर ही बसा हुआ है। तो बद्रीनाथ में कौन सी नदी संगम करती है, तो ऋषि गंगा नदी संगम करती है। ठीक है, और बद्रीनाथ संगम कर जाती है ऋषि गंगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे बढ़ जाती है, फिर पहुंचती है गोविंद घाट पर। ठीक है, जो सीमठ से थोड़ा सा ऊपर स्थान है गोविंद घाट, यहाँ पर संगम करती है, लक्ष्मण गंगा से संगम करती है और ये हेमकुंड ग्लेशियर से निकलती है। दो तीन बार आप इस चित्र को क्या करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप दो तीन बार आप खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, दोनों चित्रों को, प्रयाग वाले अलग और ये नदी अलग, तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएंगी। अच्छा, अब आपको एक गोल डॉट दिख रहा होगा, जो गोल डॉट है ये कौन सा प्रयाग है, यहाँ विष्णु प्रयाग है, और मैं आपको पहले यहाँ पे कवर कर चुका हूँ विष्णु प्रयाग को, तो यहाँ बार बार इस चित्र में बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ना तो यहाँ पे मैंने आपको नदी बताई कौन सी है, ना ही कुछ बताया, सिंपल बता दिया यहाँ पर डॉट है, इसका मतलब प्रयाग है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कवर करती है जोशीमठ पहुंच जाती है। ठीक है, जोशीमठ में यहाँ पर तीन प्रमुख नदियां मिलती हैं अलकनंदा के साथ में, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, विरही गंगा। गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, विरही गंगा, और यहाँ पर ये एक लगभग एक ही स्थान पे मिलती है। मैंने अगर एक स्थान पे तो कभी नहीं मिल सकती, मैंने लगभग एक ही जगह बना दिया है। तो जोशीमठ में मिलती है गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, विरही गंगा। ठीक है, और उसके बाद थोड़ा सा हम आगे जाएंगे तो एक अंतिम नदी, जो सहायक नदियों की बात करूं तो अलकापुरी नामक स्थान है चमोली में। ठीक है, तो अलकापुरी में एक बालखिल नदी संगम करती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ट्रिपल इक्वे ट्रिपल एससी में इसी प्रकार क्वेश्चन बनते हैं, ये जो लक्ष्मण गंगा और इस प्रकार क्वेश्चन बने हुए हैं। अच्छा, बालखिल नदी कहाँ से निकलती है, तो आपने जानते होंगे, जो तुंगनाथ और मधमेश्वर है जो केदारों में प्रमुख है, लेकिन ये कहाँ स्थित है, रुद्रप्रयाग में। आपको रुद्रप्रयाग में पढ़ेंगे, वहाँ पे पर्वत से निकलती है। ये मंदिर का चिन्ह है, आपको मंदिर का चिन्ह बना रखा है, तो यहाँ से बालखिल नदी निकलती है और अलकापुर भी जाकर मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद मैंने कोई भी नदी नहीं बनाई है, और अंत में भागीरथी नदी इसलिए बनाई है, यहाँ आपको समझ आ जाएगी, यहाँ पर इसकी एंडिंग हो जाती है। 195 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यहाँ पर इसकी नदी की एंड हो जाती है, और भागीरथी साथ नदी मिलने के बाद ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। तो मैं यहाँ पर इस प्रकार से आपको बताने का प्रयास किया था। ठीक है, पहले वाले मैंने आपको बताया कि प्रयाग कौन कौन सी स्थित है और कौन कौन सी नदियाँ संगम करती हैं। आप इस चित्र को एक बार खुद बनाइएगा और उसके बाद प्रयास करिएगा प्रैक्टिस करने का, तो आपको 2 या 3 बार अपने आप चीज़ें याद हो जाती है। ठीक है, तो ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। विष्णु गंगा पर पश्चिमी धौली गंगा का संगम होता है, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी का संगम होता है, विष्णु गंगा सॉरी बोल गया, विष्णु प्रयाग की बात करें, विष्णु प्रयाग में पश्चिमी धौली गंगा का, नंद प्रयाग में नंदाकिनी नदी का, कर्ण प्रयाग में किसका, पिंडर नदी का संगम होता है, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी का संगम होता है, और साथ ही साथ देवप्रयाग में किसका संगम होता है, भागीरथी नदी संगम होता है, उसके बाद गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दूसरे चित्र में हमने अन्य सहायक नदियों को देखा, फिर से स्टार्ट किया सतोपंथ ग्लेशियर से। केशव प्रयाग जो प्रयागों में काउंट नहीं किया जाता, वहाँ पे सरस्वती नदी का संगम होता है, यहीं पे 2 भीम पुल बने हुए हैं। ठीक है, 2 बड़े विशाल शिलाओं से भीम पुल बना हुआ है। बद्रीनाथ में ऋषि गंगा का संगम होता है, गोविंद घाट में लक्ष्मण गंगा का संगम होता है। ठीक है, जोशीमठ में 3 नदियाँ मिलती है, गरुड़ गंगा, पाताल गंगा, विरही गंगा, तो यहाँ पर जोशीमठ में संगम हो जाता है। और अंत में एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है बालखिल नदी, जो अलकापुरी में संगम करती है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रयास नदी तंत्र आपको समझाने का। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, पीडीएफ आपको आराम से मिल जाती है। आप कमेंट में बताइए, आपको पीडीएफ विदाउट एनी कॉस्ट, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा बताने का प्रयास था। आज सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया और हमने सारी चीज़ों को कवर किया, नदी तंत्र को कवर किया। 1 या 2 वीडियो में चमोली जनपद पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है।
तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। थोड़ा सा वीडियो लंबी बन गई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, समझाना आवश्यक था। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।